ईरान गुस्से में है, ये सबको पता है। ईरान धमकी दे रहा है कि हम बदला लेंगे। ईरान कह रहा है कि हमारे नेता को मारा है, अमेरिका और इजराइल को हम सबक सिखाएंगे। तो ईरान क्या करने वाला है, ईरान की क्षमताएं क्या हैं, ईरान क्या वाकई बदला जो बात कह रहा है वो लेने की क्षमता रखता है यूएस और इजराइल के खिलाफ। इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि ईरान के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है, क्या वो कर सकते हैं और क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या आप जानना चाहेंगे कि ईरान के पास क्या अभी क्षमताओं के साथ ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इस वीडियो में आपको यही विस्तार से बताएंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, लोग अब जानना चाहते हैं कि भाई ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ईरान इस वक्त इमोशनल है, गुस्से में है, उनका सबसे बड़ा नेता, उनका लीडर, सुप्रीम लीडर मारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो गुस्से में है। तो गुस्से का जो नतीजा है वो अभी तक जो आया है, वो जो लोग कह रहे दावा कह रहे हैं कि अभी वो असल रूप निकल के नहीं आया, अभी बहुत सारी क्षमताएं बाकी हैं। ईरान के पास अभी बहुत सारी ताकत है जो दुनिया ने अभी नहीं देखी। तो क्या हम दुनिया के सामने वो ताकत आने वाली है, लोग देखने वाले ईरान क्या करेगा। दरअसल ईरान के पास में क्योंकि परमाणु बम नहीं है, तो ईरान के पास में जो इजराइल का डिटरेंस है, जो इजराइल का मुकाबला करने की ताकत है, वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है, जो कि पूरी तरीके से उनका इंडिजीनियस मिसाइल प्रोग्राम है। उन्होंने खुद ही डेवलप किया। तमाम सैंक्शंस के बावजूद, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं पिछले 20 साल से सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, उसके बावजूद उन्होंने अपना मिसाइल प्रोग्राम खुद जो है उसको खुद डेवलप किया है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा ईरान की मिसाइल के जो उनके आर्सेनल में, उनके तर्कस में कौन कौन सी मिसाइल हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि ईरान दरअसल करने क्या वाला है। तो ईरान में शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइल की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। पहली मिसाइल है साहब 1 और साहब 2। इन दोनों की रेंज जो है 350 से 700 किलोमीटर के तकरीबन की रेंज है, और ये फ्यूल मतलब लिक्विड फ्यूल पे चलने वाली ये मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल। कयाम एक मिसाइल है जो 750 किलोमीटर की जिसकी रेंज है, और ये स्मार्ट टारगेटिंग के साथ में, मतलब कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकती है कयाम जो ये मिसाइल। इसके अलावा जो सबसे फेमस ईरान की मिसाइल प्रोग्राम है वो है फतेह। तो फतेह 110 एक मिसाइल है जो कि 300 किलोमीटर की मार करती है। फतेह 313 एक और मिसाइल है जो कि 500 किलोमीटर तक रेंज है उसकी। और जुल्फागर मैं नाम सही अगर पारसी ले रहा हूँ तो वो 750 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये सबसे ज़्यादा ईरान की तरफ से यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा इनके पास में फतेह 1 फतेह 2 भी है मीडियम रेंज में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब मीडियम रेंज में जो इनका आर्सेनल है, जो कि मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं, उनमें क्या क्या है, तो साहब 3 एक मिसाइल है जिसकी रेंज 1200 से 2100 किलोमीटर की है, लंबी रेंज की मिसाइल है। इसके अलावा कासिम बशीर एक है जिसकी 1200 किलोमीटर की रेंज है। ये हज कासिम का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। हज कासिम इनके पास में मीडियम शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल है उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन। एक इनके पास में है खैबर शिकन करके एक मिसाइल है जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक करती है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे ब्रह्मोस है। 1450 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये सारी की सारी मिसाइल जो हैं वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, मतलब ज़मीन से ज़मीन पे मार करती हैं, क्योंकि ईरान के पास में प्रैक्टिकली उसका कोई एयरफोर्स नहीं है। जो कि थोड़े मोड़े विमान, जो कि सोवियत एरा के मिग विमान हैं, वो विमान ईरान के पास में। और F4 F5 जो विमान है वो किसी ज़माने में जब वहाँ पे डायनेस्टी होती थी, रजा साहब पहलवी डायनेस्टी, उस समय अमेरिका से लिए गए थे वो विमान है। वो भी बहुत कारगर नहीं है। आप कह रहे हैं कि हवाई शक्ति, जहाज विमान की बात आती है, वहां पर ईरान का पक्ष मजबूत नहीं है, लेकिन और जब मिसाइल्स की बात आती है बहुत सही है उनका। और मिसाइल ही अकेला डिटरेंस है ईरान के पास में जिससे वो मुकाबला कर सकते हैं इसराइल का, और उन्होंने करके दिखाया है। तो फतेह 1 और फतेह 2, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि फतेह 1 की रेंज 1400 किलोमीटर है, फतेह 2 की रेंज 1500 किलोमीटर है। ये मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। अभी तक जो हम आपको बता रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या फर्क है, मैंने दोनों में समझाइए। देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक सेट जो ट्रेजेक्टाइल है उसको फॉलो करते हैं, सेट जो रास्ता है उसको फॉलो करते हैं, और इनकी स्पीड जो है वो मैक +20 जा सकती है, मतलब आवाज़ से 20 गुना तेज़ तक ये जा सकती हैं। जबकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल स्मार्ट मिसाइल्स हैं, ये मैनूवर कर सकती हैं। जैसे एडीएस अगर उनके पास मारा है, एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसको मैनूवर करके वो अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। मैक +5 की स्पीड इसको माना जाता है। तो ये मिसाइल हैं फतेह 1 फतेह 2, जो कि ईरान के आर्सेनल में सबसे मजबूत मिसाइल्स हैं, जिनका ईरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। आज भी उसने खूब इस्तेमाल किया फतेह 1 फतेह 2 का। और उसके अलावा एक एतमाद करके मिसाइल है, एतमाद मतलब भरोसा जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में, तो वही पर्शियन में भी वही मतलब होता है। तो ये 1700 किलोमीटर की रेंज है। एक गर्द 110 एक मिसाइल है जिसकी 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज है। सेजील एक मिसाइल है जिसकी 2000 रेंज है, और ये 2 स्टेज का लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, बाकी दो स्टेज का सॉलिड
सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, माफ़ कीजिए, और ये बाकी तो लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करती हैं। एक खुर्राम शाह एक मिसाइल है जो कि 2000 किलोमीटर की, ये मल्टीपल वॉरहेड लेके जाती है, मतलब एक साथ कई वॉरहेड इसके साथ में लगे होते हैं, तो इसको अगर एडीएस हिट भी करता है तो वो कई जगहों पे एक साथ मार कर सकती है। तो कई मिसाइल ऐसी होती हैं जैसे ऊपर जाके फट जाती हैं और उसमें से प्रोजेक्टाइल निकलते हैं जो अलग अलग टारगेट को एक साथ हिट कर सके। तो ये खुर्राम शाह जो इनकी मिसाइल है, ये मल्टीपल जो वॉरहेड है वो लेके जाने में सक्षम है। तो ये ईरान का मोटा मोटी जो है वहाँ पे जो असली ताकत मिसाइल है। हालांकि ईरान की तरफ से ये बोला जा रहा है कि इनके पास में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी मौजूद है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जिनका रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेवल कर सकें। तो वैसी स्थिति होती है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को भी बोला जा रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास में है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और पिछले जब जो 12 दिन का वॉर था उसमें भी 1-2 बार इन्होंने कहा था कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यूज़ किए इजराइल के खिलाफ, लेकिन अभी तक इसका मतलब क्योंकि डिफेंस कम्युनिटी में इसके बारे में बहुत कोई जानकारी नहीं, तो ये जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं। ईरान का दावा रहता है कि ऐसा कि उनके पास में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी हैं। ये तो आपने ईरान की क्षमता बता दी कि ईरान के पास क्षमता क्या है, किस तरह की मिसाइल्स हैं, कितनी मारक क्षमता है और कौन कौन सी जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको भेद सकती है, ये आपने बता दिया। अब जिनसे टक्कर लेनी है वो है यूएस, वो है इजराइल, जिनको टेक्नोलॉजी में और एडवांस माना जाता है, उनको किंग माना जाता है, मास्टर माना जाता है इस चीज़ का। तो उनके सामने ये कितना टिकेगा? देखिए, यूएस के पास में जैसा कि हम ये मानते हैं, हम बहुत सुनते आए थे कि इजराइल का जो आयरन डोम है उसके अलावा इनके पास में एक और एडीएस है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको डेविड स्लिंग बोला जाता है। दो, और उसके अलावा थार्ड एक करके एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसके अलावा पेट्रियोट एक सिस्टम है। और ये सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉयड हैं। उसके बावजूद जो है ईरानी मिसाइल जाके कई जगहों पे टारगेट में हिट कर रही हैं। और 10% के लगभग का सक्सेस रेट हमने पिछली बार निकाला था कि जितने टोटल उन्होंने फायर किए थे ईरान ने, उसका 10% जाके अपने टारगेट्स पे हिट कर रहा है। तो 10% एक अच्छा नंबर होता है इतने लेयर्ड एयर डिफेंस के खिलाफ, है ना। तो ये स्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं कि ईरान के आर्सेनल में, ईरान के तरकश में कोई तीर नहीं है। और ये मिसाइल जो है ये बहुत परेशान करने वाली है अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो इजराइल और अमेरिका दोनों को। जैसे आप बता रहे थे कि ईरान ने अभी तक जो मिसाइल इस्तेमाल की हैं वो अपनी जो ताकत क्षमता है उसके अनुरूप अभी शुरुआती मिसाइल्स ही हैं। हाँ, कल जो बयान हुआ था और आज सुबह भी जो बयान दिया गया था ARGC के द्वारा, ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं कोर की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि हमने जो पुराना स्टॉक पाइल था उसको अभी तक इस्तेमाल किया, अभी तक हमने अपना असली जो माल है वो निकाला नहीं, वो अब हम निकालेंगे। तो इस किस्म की धमकी दी थी। और हमने भी ये देखा था कि बहुत मतलब बड़े पैमाने पे, हालांकि पहला जो ईरान ने जो पहला रिटेलिएशन किया था उसमें एक साथ 400 मिसाइल फायर की थी ईरान ने, और वो बड़ा रिटेलिएशन था कि 400। ड्रोन्स भी बहुत निकल के आ रहे हैं, ड्रोन्स भी बहुत हिट कर रहे हैं, खासतौर पे ये जो इनके अगल बगल की जो कंट्रीज हैं, खासतौर पे दुबई में अमीराती के यहाँ पे जितने शहर हैं वहाँ पे ड्रोन्स खूब हिट कर रहे हैं। ओमान में ड्रोन्स हमने खूब हिट करते हुए देखे हैं। तो ड्रोन्स का भी एक पर्याप्त इस्तेमाल कर रहे हैं ईरानी, और लेकिन इनका मुख्य ताकत जो है वो मिसाइल ही है। तो ये स्थिति अभी बनती है। बिल्कुल। तो ये तो ताकत हो गई। अब ये बात सवाल लोग पूछेंगे कि इस्तेमाल वाकई होगा क्या, नहीं होगा, क्या कोई प्रेशर ईरान पे? अभी तक क्या है कि उनके जब तक लीडर जिंदा थे तब तक ये माना जाता था कि बातचीत एक जरिया निकल सकता है, युद्ध रुक सकता है। अब किस दिशा में जा रहा है ये युद्ध? जिस तरीके से ईरान धमकी दे रहा है, जिस तरह से ईरान चेतावनी दे रहा है, जिस तरीके से आप देखिए चाइना और रूस ने, नॉर्थ कोरिया ने, जो उनके अलाइंस माने जाते हैं, उन्होंने पर्दे के पीछे बड़ी नाराज़गी जाहिर की है ना। और इंटरनेशनल कानूनों का हवाला देते हुए पुतिन ने बोला है कि इसका उल्लंघन है, साफ तौर पर मानवीय जो नियम है उनका उल्लंघन है। तो एक तरीके से उसको देखिए बैक फोर्स से एक तरीके से ताकत दी जा रही है, या बताया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। तो ये उनके मनोबल को कैसे इफेक्ट करेगा? क्या वाकई अब चीज़ें और ज़्यादा एंगेज और बढ़ने वाला है? नहीं, सुप्रीम लीडर के मरने के बाद में ईरान दरअसल अब पूरी तरीके से रिटेलिएटरी मोड में है। और जो कोशिश बार बार ये की जा रही थी कि जो सुप्रीम लीडर के मरने के बाद में हो सकता है वहाँ पे एक रिजीम चेंज हो जाए, वो स्थिति अभी दिख नहीं रही है। सड़कों पे उस तरीके के प्रदर्शन नहीं दिख रहे हैं। तो ये इस स्थिति में यूएसए और इजराइल के पास में एक ही रास्ता है कि वो डीकैपिटेट करें ईरान को, मतलब उनकी मिसाइल फैसिलिटीज को डीकैपिटेट करें, उनके जो और संसाधन उनको डीकैपिटेट करें, ताकि जो है ईरान सरेंडर करने की स्थिति में। इसीलिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम करीब 1200 जगह पे अभी और हमले करेंगे, जहाँ जहाँ आपके सरकारी संसाधन हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की आपकी स्ट्रेटजिक चीज़ें हैं, वहाँ ईरान में हम हमले करते रहेंगे। इसलिए नेतन्याहू यही चेतावनी दे रहे थे। आप ये समझिए, अगर आप यूएस और इजराइल के वॉर प्लान को बहुत सामान्य तरीके से समझें तो उन्होंने सीधा का सीधा पहले जो है आपके हेड पे वॉर किया
हेड पे वार किया है, मतलब जो टॉप लीडरशिप थी उसको वाइप आउट करने की कोशिश की। ये एक सबसे आसान तरीका होता है जब आपके पास में बहुत लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब IRGC का भी बहुत लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उनके पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत लेयर्ड है। तो वैसे में अगर आप टॉप लीडरशिप को वाइप आउट करते हैं तो एक संभावना बनती है कि वो सारा का सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। लेकिन ऐसा ईरान में होता हुआ दिख नहीं रहा। ईरान में अब नई जो है गवर्निंग काउंसिल बन गई है, जिसमें कि वहाँ पे एक खुमैनी जो आयतुल्ला जो हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नोट करके रखा हुआ था। वो अलीरेज अराफी जो हैं, उनको अभी ये क्लेरिक है वहाँ पे, क्योंकि थियोक्रेटिक सोसाइटी है, मतलब मुल्ला राज है, तो उसमें जो अलीरेज अराफी हैं वो बहुत करीबी माने जाते थे खुमैनी के, और उनके साथ में जो प्रेसिडेंट हैं पेजेस्कियान और वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, इन तीनों का मिलकर एक काउंसिल बनी है, गवर्निंग काउंसिल, और ये गवर्निंग काउंसिल आगे रूल करेगी। अच्छा, ये तय करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे जब तक जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाता है तब तक ये कार्यभार संभालेंगे, और जल्द ही ऐसा लगता है कि सुप्रीम लीडर चुन लिया जाएगा। हालांकि कल बार बार ये कहा जा रहा था कि सैयद अली खुमनाई के बेटे की हत्या हो गई है इसी अटैक में, लेकिन अभी तक इसके ऊपर ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है मुर्तजा खुमनाई का, कि वो कि वो भी जीवित है कि नहीं, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, कई जगहों पर कई तरीके की रिपोर्ट आती हैं। जब तक मैं कुछ नहीं है मैं जब भी आप इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो कवर करते हैं तो आप ओपोनेंट पार्टी की कोई भी सूचना को नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध हो रहा है तो पाकिस्तान अगर भारत के बारे में कुछ बोल रहा है तो उसको हम सच नहीं मानते हैं। सामान्य जर्नलिज्म का नियम है, जब तक कंफर्मेशन भारत की तरफ से नहीं आती तब तक हम उसको सही नहीं मानते हैं। या भारतीय जर्नलिस्टों ईरान की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं आई है, इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि खामनेई के पक्ष में मतलब उसमें फैसला आ गया, उसमें आ गई थी बात उसमें कल बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रम्प के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसके बाद में ईरानियन जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं वो उन्होंने जामे शहादत पी लिया है, वो मारे गए हैं। तो ये बात जो है बताई गई थी बार बार। तो उसके बाद में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि अब जिसे क्षमताएं हमने बता दी, ईरान क्या कर सकता है बता दिया, क्या जो ईरान जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, जो बोल रहा है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाहर से ऐलान, वहाँ से उनके पोस्ट आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि भाई आप कब्जा कर लो, हमने आपके लिए रजीम का रास्ता क्लियर कर दिया है, रजीम चेंज करिए, मगर उस तरीके से लोग अभी सड़क पर नज़र नहीं आए हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता की बात है जिस तरीके जिस दिशा में ईरान बढ़ रहा है? ईरान के लिए, ईरान में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सामने एक ही रास्ता था कि वहाँ पे रिजीम चेंज हो, और रिजीम अगर चेंज नहीं होती तो ये युद्ध लंबा खींचेगा। ये युद्ध अगर लंबा खींचता है तो अमेरिकन एसेट्स लगातार जो है वो हमले के अंडर हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई भी अमेरिकन एसेट जो है वो ईरान छोड़ नहीं रहा है। इवन ईरान ने सरप्राइज करते हुए साइप्रस में जो ब्रिटिश ट्रूप्स वहाँ बैठे हुए थे उनके ऊपर भी 2 मिसाइल डाल दी, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साथ देने का कहा था और तुरंत उन्होंने जो है स्ट्राइक कर दी। तो ये स्थिति वहां पे बन रही है, और ऐसी स्थिति में जितना लंबा ये वॉर खींचेगा उतना अमेरिकन एसेट को नुकसान ज्यादा होगा। और अगर इस जगह पे अमेरिका इतना सब कुछ करते हुए, इजराइल इतना सब कुछ करते हुए अगर रिजीम चेंज नहीं कर पाती और रिजीम से सस्टेन कर जाती है तो उनकी एक तरीके से हार के तौर पे इसको देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो तमाम और कंट्रीज हैं, तो कतर है, UAE है और बहरीन है, जो आसपास जहाँ पे लगातार हमले जारी हैं ईरान की तरफ से, अभी भी दिन में भी खबर आई दुबई में हमला हुआ, एयरपोर्ट पे भी चल रहा है चर्चा कि वहाँ पर भी कोई हमला हुआ है, तो ये सब अब क्या कर रहे हैं, ये कंट्रीज क्या कर रही हैं? सऊदी अरब ने ये कहा है कि अब वो जो है इसका सैनिक तौर पे जवाब देना शुरू करेंगे। अभी तक उन्होंने खुद को रोक रखा था, लेकिन उनके देश में जो अमेरिकी एसेट्स हैं उनके ऊपर जो लगातार हमला चल रहा है उसके बाद में वो जवाब देने के लिए वो मजबूर हैं और देंगे वो जवाब ईरान के हमलों का। तो ऐसा अभी तक कहा गया है। अभी सऊदी की तरफ से कोई मतलब पहलकदमी ईरान पे हमले की नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ईरान अकेला ऐसा देश है जो कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो वैसी स्थिति में अगर ये लोग ईरान पे हमला करते हैं तो पब्लिक सेंटिमेंट हो सकता है इनके यहाँ पे भी उल्टा चला जाए। तो ये लोग बहुत बच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से इराक में, पाकिस्तान में, तमाम जगह आप देखिए अमेरिकी जो कॉन्सुलेट है उन पे हमले हो रहे हैं। सेंटिमेंट्स किस तरफ है ये भी समझ में आ रहा है, खासतौर पे मुस्लिम जो जनता है उनमें। हाँ, तो इस वजह से ये लोग बच रहे हैं। तो ये स्थिति है, और डायरेक्टली कोई ईरान के साथ में कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाह रहा है। और यहाँ पर भी ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सिर्फ अमेरिकी जो एसेट्स हैं उन्हीं के ऊपर हमला किया जाए, आम जनता के ऊपर हमला ना हो।
तो ये बहुत फाइन लाइन लेके चल रहा है ईरान अभी तक, और ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है इस युद्ध में। बिल्कुल। तो ईरान की तरफ से क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या पहल हो रही है, जवाब देने की क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या क्षमताएं उनकी हैं, यूएस क्या कर रहा है, क्या उनकी चिंताएं हो सकती हैं? दूसरा एक शोभा ये जताया जा रहा है सौरभ कि हो सकता है कि यूएस बूट्स ऑन ग्राउंड करे। अच्छा, मतलब कि हो सकता है अपने सैनिक उतारे जमीन तो सैनिक उतारने की स्थिति में यूएस कभी, मतलब ये इतना बड़ा उनके पक्ष में नहीं है। हाँ, कभी बहुत अफगानिस्तान में हमने देखा वो बूबी ट्रैप है। अगर उसमें यूएस फंसता है तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी। हमने अफगानिस्तान में देखा है, हमने और इसके वियतनाम चांसेस देखा है। कितने हैं, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिहाज से? आखिरी रास्ता तो इनके पास में यही है। अच्छा, अगर ये एरियल स्ट्राइक से भी इस रिजीम को डिथ्रोन नहीं कर पाते हैं या कोई वहां पे नहीं उतार पाते हैं, मतलब वहां पे कोई पब्लिक आउटरीच नहीं खड़ा कर पाते हैं, तो वैसी स्थिति में कहाँ जाएंगे? और यहाँ पे ये युद्ध उस स्थिति में आ गया है कि जहाँ पे समझौते की गुंजाइश बचती नहीं है। दोनों जो हैं पार्टीज जो हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ने की, मतलब कोई एक पक्ष जीतेगा, ये ड्रॉ मैच नहीं होने वाला है। हाँ, मतलब जहां तक अभी लग रहा है कि आइदर यहाँ पे ये इस्लामिक रिजीम जाएगी और या फिर जो है मतलब इजराइल जो है उसको पीछे हटना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। बिल्कुल। तो अभी तक के जो अपडेट्स थे, खासतौर पे ईरान क्या कर सकता है, यूएस क्या कर सकता है, इस पे हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया। हमारी नज़र इस पूरे मसले पर लगातार बनी हुई है। जो भी ज़रूरी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए या आप जिस चीज़ को लेकर उत्सुक होंगे, उसके ज़रिए वो हम विनय सुल्तान के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं। आप न्यूज़ पेज देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे सुधांशु। शुक्रिया।